रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और प्रोग्राम आपका अपना जान जान बलूचिस्तान, जिसे आप केटू की खूबसूरत स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस वक्त हम हरनाई आए हैं और हरनाई का तकरीबन हमने हर चीज़ आपको दिखा दिया है। लेकिन ये जो जरगा है, जरगा बहुत अहम चीज़ है हमारी जो पश्तूनों के इलाकों में, बलोचों के इलाकों में, क्योंकि यही से फैसले होते हैं और इन्हीं फैसलों की रोशनी में कौम एक सही समत रवाना होता है। ज़ाहिर है हमारी कौमों में भी जिस तरह दूसरे अक़वाम हैं, वहाँ पे भी कुछ नाराज़गियाँ आती है और कौमों के दरमियान झगड़े होते हैं, ज़मीनों के तनाज़ात होते हैं, औरतों और शादियों के तनाज़ात होते हैं। तो ये जो फ़ैसले होते हैं वो हमारी अदालतों में लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि अदालत का कोई खुशगवार तजर्बा तो हमारा है नहीं है। आप कोई केस करेंगे और वो चलता रहेगा और उसमें साल हा साल लगते हैं। तो इसलिए हमारा ये 5,500 साल जो पुरानी तारीख़ है पश्तूनों की, तो उसमें ये लोग अपने सारे फ़ैसले जो है वो ये लोग जरगे के रोशनी और जरगे के थ्रू करते हैं। तो इस वक्त जरगे का जो मशरान होता है उसका एक तरतीब है, मैं आपको वो बता दूं। एक खान होता है इलाके का, फिर खान के अंडर सरदार आते हैं, फिर सरदारों के अंडर मलक होते हैं और हर कबीले के अंदर जो शाखें हैं उनका मलिक होता है और पूरे कौम का एक सरदार होता है। और वो सरदार फिर हमारे यहाँ के मुताबिक नवाब साहब जो है वो उसको मुंतखब करते थे, या अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ उसको मुंतखब करते थे और फिर उस इलाके में जो भी मसले मसाइल होते थे तो वो मलक साहिबान को बुलाते थे और उनसे पूछते थे कि ऐसा क्यों है, या फिर वो कोई मसला होता था, कोई एग्रीमेंट होता था, तो वो सरदारों, खानों और नवाबों के साथ उनके फैसले होते थे। हमारे यहाँ पे नवाब है और पाकिस्तान में जो पश्तून है उनका नवाब है, लेकिन पहले अंग्रेज़ के ज़माने में जो होते थे उससे जो पहले फिर खान होते थे, सरदार होते थे। बहरहाल ये हिस्ट्री हम पूछेंगे अपने मलक साहिबान के पास हम जाएंगे। इस वक्त मलक मेरुल्लाह खान तरीन साहब जो हमारे मेज़बान भी है इस प्रोग्राम का, और जब भी हम आए इन्होंने इज़्ज़त दी है, हम इसके बहुत मशकूर है। और एक बलोच साहब भी मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बलोच साहब अपना नाम आप बताएं, इलाके का नाम बताएं और कबीले का नाम बताएं। मलिक मीर मुराद खान बलोच। मेरा जो इलाका है मखरान सेट पे तुरबत के इलाके में। यहाँ पे जो हम लोग आबाद हुए तकरीबन 200-250 साल से पहले। यहाँ पे जो मैं काउंसलर भी रह चुका हूँ 2 दफ़ा मलिक गुलशाह खान के दौर में। अभी इस दफ़ा मैंने भी वोट लिए 400, तकरीबन 19 वोटों से मैंने आ रहा। मैं मलिक मीरुल्लाह खान के साथ हूँ, क्योंकि मलिक मीरुल्लाह खान के जो वालिद साहिबान थे मेरे बहुत करीबी दोस्त, भाई, बड़े मोतबर थे। उसने मेरा बहुत रिस्पेक्ट किया हर हालत में। अभी भी मैं मलिक मीरुल्लाह खान का उसी की तोसत उसी तरीके से उसका इज़्ज़त करता रहूँगा और करता रहूँगा। अच्छा, मैं मलक मेरुल्लाह खान साहब से आज पहला जो सवाल करने वाला हूँ वो ये है कि इस इलाके में कौन से कबीले आबाद हैं, और फिर हम तरीन पे आते हैं। तरीन के बारे में हम सुनते हैं कि तोर तरीन, तो ये सवाल हम पूछेंगे मलक मेरुल्लाह खान साहब से कि ये हरनाई के जो कबीले हैं उस पर भी रोशनी डाल दे और साथ साथ में तरीनों की ये जो 3 कलर है इसके बारे में भी बात करें। अमल्ला साहब, सबसे पहले तो मैं केटू की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके और आपके कैमरामैनों का कि उन्होंने हरनाई को विज़िट किया, और इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा कि हरनाई की कल्चर सकाफ़त किस तरह के हैं, यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, उसका क्या माहौल है। आपने पूछा तरीन के हवाले से, चूँकि तरीन एक ट्राइब है और एक शख्स का नाम तरीन है, फिर उसके 4 बेटे हैं, उसके नाम के हवाले से वजह तोर, स्पिन, बोर, जड़ ये है। तो ये मुख्तलिफ़ इलाके में फिर एक साथ रहते थे, फिर माइग्रेट कर गए हैं। जैसे हरनाई में जो है स्पिन तरीन रहते हैं, दुखी और पशीन में तोर तरीन रहते हैं, और बोर तरीन जो है हमारे ये चकजई जो है ये हमारे बोर तरीन है, और जड़ तरीन जो है हमारे मस्तुंग में रहते हैं। तो इस हवाले से नाम इनसे मंसूब है, और हरनाई में जितने लोग रहते हैं ये स्पिन तरीन है सारे तकरीबन। और तरीनों के अलावा जो कबाइल रहते हैं उनके बारे में आप ज़रा बताएं। हाँ, चूँकि हरनाई की जो आबादी है उस तनासब में तकरीबन 88% जो है यहाँ पे तरीन रहते हैं। इसके अलावा दुमड़, काकड़, बलोच और दूसरे सिंधी वगैरह सब सराइकी जितने भी यहाँ पे अक़वाम आबाद हैं
वो अब सैद कौम यहाँ पे आबाद है, इसकी तनासुब इस तरह की हरनाई में। अच्छा, मैंने जरगे की बात करते हैं तो उसमें एक बात जहन में आती है कि जरगा जिस तरह बाकी अक़वाम में अपने अपने कवानीन हैं, अंग्रेज़ के अपने कवानीन हैं, उनका फिर कुछ हमारे जो एरियाज़ है जिस तरह सिंध है, पंजाब है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, वहाँ फिर एक पंचायत का सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे अफ़गानों का और पश्तूनों का और बलोचों का जो है उनका फिर जरगा है, मेड़ मरका है, ठीक है। इसके बारे में अगर आप बताएं कि यहाँ पे फैसले किस तरह के होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे दो अक़वाम के दरमियान में कोई तनाज़ा है ज़मीन का या किसी कत्ल का या ख़वातीन के हमारे बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो इसका आप लोग किस तरह फ़ैसला करते हैं? चूँकि जैसे आपको मालूम है कि एक हमारा कानून जो गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट होता है अदालती निज़ाम, एक फिर हमारा कबायली निज़ाम होता है। कबायली निज़ाम चूँकि इसका ताल्लुक हम लोग पठान ख़ासकर ये शरीयत से ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसे बिलोंग ज़्यादा करते हैं। जितने फैसले हैं तकरीबन 98 से 99% जो है ना शरीयत की टाइप के होते हैं। कुछ 3-4% इस तरह के फैसले होते हैं जो हमारे अदालती निज़ाम के मुतसादम होते हैं। जिस तरह हमारे कोई कोई क्यास व दियत का जब कोई फैसला करते हैं उसमें अदालत का कोई और सिस्टम है और हमारा कोई और सिस्टम है। यहाँ पे जो जितने हमारे मलक के मुतबरीन हैं, चाहे वो बलोच के हों, चाहे बरी हो, चाहे पठान हो, काकड़ हो, जितने कबाइल है उसके अपने अपने मशरान हैं। और ये हम लोग अफाम तफहीम से बैठ के करते हैं फैसला। जो भी कसूरवार होता है मेरिट की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। चूँकि अब कुछ दौर चेंज हो चुका है, लोग जो ये फेसबुक और टिकटॉक इस तरह का ज़माना आ गया, वो रिस्पेक्ट जो है नहीं रहा मुल्कों का। चूँकि लोग कुछ और चाहते हैं, देखते कुछ और है। वैसे अगर पुराना तरीका जो था, जो अंग्रेज़ जिन्होंने अंग्रेज़ों ने गवर्नमेंट की है, उसका बुनियाद भी ये था। हमारे जितने रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स, जितनी ज़मीनें हैं वो तो गवर्नमेंट के तरीके से अलग है। हम अगर हमारे कबायली तकसीम में सबसे बड़ा ये है, अगर एक पहाड़ एक ज़मीन है वो हमारे कबायली तकसीम हो चुकी है, हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। हम इसको कबूल करते हैं, उसकी जो मलकियत है उसको कबूल करते हैं कि इसको उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। ये जो हमारे हदूद हैं, जो हमारे इख्तियारात है, उसका हम लोग कभी भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते हैं। और जब भी कोई झगड़े होते हैं नीचे कबाइल में, जो भी उसमें जो बड़े मतबर हैं, मलिक हैं, वो बैठ के उसका मुश्तरका तौर पे कोई हल निकालता है। जो कसूरवार होता है, जिसने जुर्म किया होता है, उसको उसकी सज़ा बिल्कुल दी जाती है। चाहे वो हमारे इस तरह के कुछ हैं, उसमें हम लोग इलाका बदर भी करते हैं, उस पर कोई जुर्माना भी रखते हैं। वो इस तरह का सज़ा, जो जुर्मदार होता है, जिसने जुर्म किया होता है, उसको सज़ा इस तरह कबायली तौर पे देते हैं। अच्छा, अब मैं बलोच साहब के पास आता हूँ। बलोचों का फिर एक अपना रिवाज है, वो मैंने सुना है, मतलब मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ लोग अब भी, जो बुकटी ट्राइब है, जो मरी है, वहाँ पे वो आग पे गुजारने वाला एक मसला है। और मेरे ख्याल में बलोचों का जो जरगा है वो पठानों की निस्बत ज़रा सख्त है। पठान जो है वो अब चूँकि शहरों में चले गए, वो बिज़नेस करने लगे, वो एजुकेटेड हो गए, तो वो अपने जरगों के फ़ैसले उस तरह नहीं मानते हैं। तो आपके ख्याल में बलोचों की जरगे अब भी उसी तरह कामयाब है जिस तरह किसी ज़माने में, पहले ज़मानों में होते थे? नहीं जी, अभी वो दौर चला गया, वो पहले वाला दौर था जो भी करते थे। अभी नया दौर है, ये सिस्टम ख़त्म हुआ है तकरीबन। पहले था जरगा बुकटी एरिया में, मरी एरिया में, अभी ये सिस्टम जो है ख़त्म है। अभी जो कबायली फैसले जैसे मलिक साहब ने बयान किया, हमारे रस्म रवाज और पठानों और बलोचों के रस्म रवाज में कोई फ़र्क नहीं है, तकरीबन एक ही है हम लोगों का रवाज। जैसे मलिक साहब ने कह दिया, हम लोग का एक ही सिस्टम है। जनाब, हमारे साथ इस वक्त उबैदुल्लाह साहब बैठे हुए हैं और उबैदुल्लाह साहब का ताल्लुक़ है नसक से। नसक के बिल्कुल हरनाई के पास एक इलाका है। हम कभी इनके मेहमान भी बने थे और तुम्हें याद हो कि न याद हो, बहरहाल उबैदुल्लाह साहब से मैं ये पूछूंगा कि आपके ख़्याल में अब लोगों ने जो एजुकेशन ली, इसका कौमों की ज़िंदगी पे, रहन सहन पे, सोच पे क्या फ़र्क आ गया उसमें? आपके साथ आए हुए तमाम टीम का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने हरनाई की सकाफ़त को एक मरतबा फिर, ग़ालिबन तीसरी मरतबा आप लोग आ रहे हैं, छठी मरतबा आ रहे। मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक जो है आप सही कह रहे हो। तो आपने हरनाई के सकाफ़त को उजागर किया है पहले भी, और अब भी आप हरनाई के सकाफ़त को उजागर कर रहे हो। जो आपने सवाल किया है कि एजुकेशन का सकाफ़त पे असरात, लाजमी बात है, जहाँ पे एजुकेशन होगी सकाफ़त पे कुछ ना कुछ असरात तो पड़ेंगे। यहाँ पे भी पड़े हैं असरात, फिर ख़ास करके सोशल मीडिया की वजह से बहुत से असरात पड़े हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के जो
मेन मसले वगैरह है, अदालतों, मेरे ख्याल जिस तरह मलिक साहब ने बताया, अदालतों से इतने हल नहीं हो रहे जितने सकाफती लिहाज से हल हो रहे हैं। जिस तरह हुकूमत का एक ढांचा होता है, इस तरह हमारे पश्तूनों का, बलोचों का ये भी एक इंतज़ामी ढांचा होता है। जिस तरह मिसाल जिस तरह आपने बताया कि ख़ान है, फिर मलिक है, फिर सरदार, एक दूसरे की तरह ये भी एक ढांचा है सकाफत के लिहाज से। तो अब भी असरात तो बहुत हुए हैं इस चीज़ के, लेकिन फिर भी मेन मसले मसाइल जो है इसी लिहाज से लोग हल कर रहे हैं, मुल्कों के हिसाब से हल कर रहे हैं जो। अच्छा, एक बात मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, इस पे मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। ये जो पहले हमारी जो कौमें होती थी, मिसाल के तौर पे अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान से रवाना होता है और वो दिल्ली के जंग पे जा रहे, तो रस्ते में जितने पश्तून कबाइल होते थे, जो सरदार होते थे, वो उनके साथ होते थे, ठीक है। इसी तरह जब कोई झगड़ा वगड़ा होता था तो सारे ये लोग एक होते थे, ठीक है ना, और फिर आपस में बैठ कर जो भी मसला, फिर जो कौम को कोई फ़ायदा आता था तो वो भी तकसीम होता था। आजकल ये जो ज़ई है और खेली है, ये बहुत ज़्यादा आ गए, और लोगों के, कौमों के, कबीलों के दरमियान में बजाय इसके कि ये चीज़ कम हो, ये दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ रही है। तो आपके ख्याल में इन चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं कि भाई हम खेल और ज़ई जो है लोगों को ये बताया कि ये सिर्फ एक पहचान है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फलाना खेल हो तो आप दीगर खेलों से आप नफ़रत करें, या आप फलाना ज़ई हो तो आप दूसरों को नुकसान पहुँचाए। तो ये हम किस तरह कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ज़मीनों की तकसीम के हवाले से फिर ज़ई खेली वहाँ से शुरू हो जाती है कि ये ज़मीन प्लां शाख की है, प्लां कबीले की है, दूसरे कबीला फिर अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। सबसे पहले, सबसे जो हम लोगों का मेन मसला है, ज़मीनों का मसला है। मलिक गुलशाह खान शहीद, वो भी इन्हीं मसलों की वजह से वो शहीद हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अगली नस्लों के लिए भी ये मसला नहीं होंगे और इस नस्ल के लिए भी ये मसला हल हो जाएगा। जी नाजरीन, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इस बहुत ज़बरदस्त जरगे के साथ। तो फ़िलहाल लीजिए ब्रेक। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद हम फिर अपने इस मोहतरम जरगे में आएंगे, और इस बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस माशरे में एजुकेशन आ जाए, इल्म आ जाए, समझ आ जाए, तो उस माशरे में फिर ये जो चीज़ें हैं, ये रफ्ता रफ्ता, ये जो हम खेली की बात कर रहे, ज़ई की बात, कबीलवी हम बातें करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हम लड़ते हैं, ज़मीन को हम एक तनाज़ा बना लेते हैं, हम ख़वातीन के हकूक़ को भूल जाते हैं कि ख़वातीन के क्या हकूक़ है। पहले इस तरह भी होता था कि फ़ैसले होते थे तो उसमें ख़वातीन जो है ना, वो चूँकि ज़मीन का इतना अहमियत उस ज़माने में नहीं था, या लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो वो ख़वातीन को जो है ना, जो वनी या स्वरा या जो एक हमारा इस्तिलाह है, उसमें ये लोग दुश्मनी के भीड़ चढ़ा देते थे। तो इस वक्त एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ के एजुकेशन ऑफिसर है, सर आपका नाम? गुलाम हैदर। गुलाम हैदर साहब, क्या कहेंगे आप कि हमारे इस इलाके का जो एजुकेशन का लेवल है, जो दुनिया का इस वक्त एक जदीद एजुकेशन का लेवल है, लेकिन मैं जब रस्ते में आता हूँ, जो हमारी स्कूल के स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, उनके जो हालात मैं देखता हूँ, और कभी कभार तो रोना उस वक्त आता है जब मैं टीचर से मिलता हूँ। वो टीचर बेचारे को खुद एजुकेशन का बहुत सख्त ज़रूरत है, उस बेचारे को कुछ भी नहीं पता है, और वो आप उसको 40-50 बच्चे या उस गाँव का जो मुस्तकबिल है वो उसके हवाले कर देते हैं। मतलब कहाँ जा रहे हैं हमारे एजुकेशन? अमानुल्लाह साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की टीम का और पिरो मेहमानों का हरनाई में आमद पर खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। और आपने इस हमारे ये जन्नत नज़ीर वादी हरनाई को पहले भी उजागर किया है, अब भी आप आए हुए हैं। दरअसल बात यह है कि आपने एजुकेशन के हवाले से जो सवाल किया, मसला ये नहीं है कि एजुकेशन हर बंदे की ख्वाहिश होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत, कि मैं एजुकेशन हासिल करूं। लेकिन अभी आप यहाँ से गुज़रे हैं, आप हमारा इलाका है ज़रगुन गर से लेकर वो मियाँ कच तक, स्पिनतंगी तक, तो इसमें बहुत दुश्वार गुजार रास्ते हैं जहाँ पे एजुकेशन का एक्सेस होना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी पूरे ज़िलों में, पूरे हमारे बलूचिस्तान में, ख़ास कर अरनाई में, हमने या जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने कोशिश की है कि हर जहाँ पे भी दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे प्राइमरी स्कूल दे दें। अब दरअसल मसला ये है कि अभी पहले तो फिर भी तो उन्होंने थोड़ा सा एजुकेशन लेवल नीचे रखा था कि एक मैट्रिक पे भर्ती हो सकते थे
या अभी तो इन्होंने एजुकेशन एक तो ऊपर ले गए, मतलब एकेडमिक हवाले से क्या आपने एफएससी किया हो या बीए किया होगा, या उसके साथ फिर प्रोफेशनल कोर्सेज है, तो उस हवाले से उन इलाकों में जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे हमें वो काबिल टीचर नहीं मिलते जो कि होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इतना मतलब हम कर रहे हैं यहाँ पे भी, बल्कि पूरे बलूचिस्तान में, कि वो अपने पूरे कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चों के पढ़ाएं। और हमारे एजुकेशन लेवल ये सारे हमारे जितने भी यहाँ पे मतबरीन हैं हरनाई के, इनको पता है कि पहले से अब बेहतर है। यहाँ पे बेहतरी भी आई है, एजुकेशन रेशो भी बेहतर हुआ है। वो हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चलता है, असेसमेंट की तरीक़ेकार के मुताबिक भी, मतलब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है, हमारे थोड़े से कल्चर में चेंज आया है। जैसे आपने बात की कि हम पहले मरकों में या जिरगों में अपने बेटियों को देते थे उसमें वनी में, लेकिन इस तरह अब वो नहीं है। मतलब मैं बज़ाते ख़ुद इस चीज़ को बहुत कंडम करता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और इसी तरह के अभी वो फैसले भी उसी तरह नहीं होते हैं, क्योंकि जदीदियत आ गई है हमारे सिस्टम में भी, एजुकेशन में भी। बच्चे बहुत सारे एरियों से सीखते हैं, ऑब्ज़र्वेशन से सीखते हैं, सोशल मीडिया से सीखते हैं, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो सीखते हैं। ज़रूरी इतना नहीं है कि वो एजुकेशन, स्कूल उनका एक ज़रिया है कि वो स्कूल चले जाए, स्कूल के बाद वो घर में सीखते हैं। तो अब से बेहतरी आई हुई है। अच्छा, और मलिक साहब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक माशरे को खुश रखने के लिए ये जो म्यूज़िक है, जो गाना है, क्या ख्याल है? मतलब इस वक्त अगर मैं आपको एक गाना सुना दूँ, ये गाना भी मैंने सुना है कि लोगों का दिमाग ज़रा ठीक ठाक कर देता है। बिल्कुल, गाना म्यूज़िक भी जो है ना रूह की ग़िज़ा है, कहते हैं कि रूह इसके बगैर भी ज़िंदगी नामुकम्मल है, भी ज़िंदगी का हिस्सा है, म्यूज़िक भी होना चाहिए। तो हमारा जो ग़िज़ा है वो तैयार हो रहे सजी, इंशाल्लाह हम वो भी खाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा ये रूह के ग़िज़ा की तरफ आते हैं। और रूह के ग़िज़ा के लिए बलोच साहब आपका एक गराई है और उसका नाम है अताशाद साहब। तो वो मलिक साहब के घर में हमने एक महफिल सजाया, एक दफ़ा उधर चलते हैं फिर वापस जरगे में आते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। तो नाजरीन, अताशाद साहब इस वक्त अपने साथियों के साथ बिल्कुल तैयार बैठे हैं, वो आप लोगों को एक गाना सुनाएगा और वो गाना बलूची में है, ताकि जरगे में पश्तून भी हो और बलूची भी हो। ठीक है, तो ये गाना हम सुनते हैं जनाब। हो में पे में बचका नशेदा कने हो तई लुंटानी सुरकी तई गुल्ले निशान तई पादानी पादीक मना रुचि कुशान भले ओ जिने मना तीरे जने मना तीरे जने अरे तई दस्तानी चूड़ी
جلمل تهيا تاشا تيدي والا دا يشكا غنوكا ما بيزالا أرمل تهيا تاشا تيدي والا دا يشكا غنوكا ما بيزالا منا ديري مدار ما پتو انتشا إفاداني فادي منا روچي خوشا دستاني چوڑی توریں گشا إفاداني فادي منا روچي خوشا او جنے جنے منا تیرے جنے او جنے جنے منا تیرے 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 جنے واہ 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 ناظرین، اس وقت ملک مظفر خان ترین صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، اور یہ یہاں کا ایک سیاسی رہنما بھی ہے اور یہاں کا قبائلی رہنما بھی ہے۔ تو ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ جو قوم ہے، جس کے پاس پانی بھی ہے، جس کے پاس سرسبز پہاڑ بھی ہے، ہر چیز بھی ہے اور ایجوکیشن بھی ہے، یہ مزید کس طرح ترقی کر سکتا ہے مظفر خان صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پسماندہ ترین ضلع میں آئے ہیں، شکریہ۔ یہاں کی وزٹ کی، اور آپ نے یہاں کے حالات بھی دیکھے ہوں گے، اور یہاں کے سیاسی مسائل کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں کے وسائل بھی دیکھے ہوں گے اور مسائل بھی دیکھے ہوں گے۔ حکومت سے اور اس کے جتنے یہاں پر عہدیدار ہے یا جو ہے، ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جتنے بھی معدنیات کے لحاظ سے، زراعت کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے مالا مال ہے، ہم اپنے علاقے کے ان دولت کو استعمال کریں تو بھی ہم اس علاقے کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں۔ بالکل تو بالکل صحیح۔ اس سے اگر ہم فائدہ اٹھائے، اپنے دولت سے فائدہ اٹھائے، تو ہم ترقی کر سکتے ہیں آگے۔ یہ علاقہ بہت زیادہ ٹیکس دیتا ہے، خاص کر کے کوئلے کے مد میں، اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں، وسائل ہے، وہ کہہ رہے کہ اس کو اگر ہم صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت۔ اور یہی سوال میں جناب سے پوچھوں گا، آپ اپنا نام بھی بتائیں اور اپنے ویوز بھی۔ اللہ صاحب، سب سے پہلے آپ اور آپ کی ٹیم کی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پسماندہ ضلع ہرنائی میں آتے ہو۔ آپ کا جو سوال ہے آپ نے ملک مظفر سے بھی کیا۔ امالہ صاحب، ضلع ہرنائی جو کہ بہت پسماندہ ترین ضلع ہے، اور یہاں کے جتنے بھی ہمارے وسائل ہے، جیسے کوئلہ، زراعت اور خصوصاً کوئلے کے جتنے بھی ٹیکسیز ہے، ہم جب مرکزی حکومت کو جمع کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے 5% بھی ہمارے ضلع پہ خرچ نہیں ہوتے۔ آپ جس طرح آئے ہو کوئٹہ سے ہرنائی، آپ نے کوئٹہ کا روڈ دیکھا ہوگا، آپ اسی راستے پہ سنجاوی جائے، آپ سنجاوی کا روڈ دیکھیں، جتنے ہمارے ٹیکسیز جمع تھے، گورنمنٹ کو ٹیکسیز جمع ہوتے، اگر ان کا 5% بھی ان صرف روڈز پہ خرچ ہوتے تو ہماری بہت تقدیر بدل جاتی ضلع ہرنائی کی۔ پھر ایجوکیشن کی یہ حال ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی توجہ کم ہے، اور جتنے بھی ایم پی ایز ہمارے منسٹرز آتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً کام کرتے ہیں، حالانکہ وسائل کم ہے اور مسائل بہت زیادہ ہے ہرنائی کے۔ تو ہم ایم پی اے صاحب کے نمائندہ بھی بیٹھتے ہیں، ہم ان سے بھی یہ عرض کرتے ہیں، اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور آپ کو مہمان نوازی دی۔ ان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تعلیم کو توجہ دی جائے، جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ سکولز ہے اس کو توجہ دی جائے تاکہ ہمارے غریب بچے اس میں پڑھے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے امالہ صاحب کہ پرائیویٹ اسکولز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور جو غریب بچے ہیں وہ تعلیم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ اسکول میں جو ان کا سلیبس ہوتا ہے وہ بہت جدید طریقے سے انہوں نے بنایا ہے، اور ہمارے جو سرکاری اسکول کے سلیبس جو ہے ان کو بدلنا چاہیے، اور سارے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کرنا چاہیے۔ آپ نے بات کہی، جی جی
آپ نے اگر 5 بچوں کو دوڑانا ہے تو سب کو ایک جیسا روٹس دینا ہے, ایک جیسے بوٹ دینا ہے, ایک جیسا لباس دینا ہے, ایک جیسا موسم دینا ہے, پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ 5 دوڑو جو بھی پہلے نمبر پر. آپ ایک طرف بکنا اس کا تعلیم دے رہے, دوسری طرف مدرسہ, اور تیسری طرف ایک سرکاری اسکول, اور چوتھی طرف وہ والا بچہ جو کچھ بھی نہیں پڑھتا ہے. یہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے؟ تو یہ آپ نے بہت زبردست بات کی. اور اب ہم آئیں گے ملک صاحب کی طرف, کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور شفتالو بھی پڑے ہوئے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ شف نہیں کرنا چاہیے, سیدھا کہنا چاہیے شفتالو. اور یہ شفتالو جو ہے یہاں پہ جہانگیر خان بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کو اس جرگے کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. وہ کہہ رہے اس جرگے کو جلدی ختم کرو تاکہ میں شفتالو کھاؤں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کیلکولیشن مجھے کر کے دے دے آخر میں اپنے پیغام کے ذریعے کہ ایک خوبصورت آئیڈیل علاقہ جہاں پہ اس کا زراعت بھی ترقی کرے, جہاں پہ تجارت بھی ترقی کرے. ظاہر تجارت اس علاقے میں کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ امن ہو, جہاں پہ مہمان نواز لوگ ہو, تو پھر باہر کا سرمایہ آتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور اس جدید دور میں جو جدید دور کے تقاضے ہیں اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہرنائی کس طرح ترقی کر سکتا ہے. مولا صاحب, ہر علاقے کا ترقی جو ہے نا سب سے پہلے تو مواصلات کے ذریعے ہوتی ہے. وہاں پہ روڈ ہونے چاہیے سب سے پہلے, میرے نظر میں یہ ہے. جہاں تک میں پورے پاکستان گھوما ہوں, سب سے پہلے تو وہاں پہ روڈ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو جتنے مطلب اچھے روڈ ہونے چاہیے, ایسے روڈ نہیں ہونے چاہیے کہ آج بن گئے اور 2 سال کے بعد نہیں ہے. بالکل اچھے روڈ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جتنے علاقے میں جتنے اقوام رہتے ہیں, چاہے وہ جس بھی ٹرائب سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو آپس میں اختلاف نہیں رکھنا چاہیے, بھائی چارہ رکھنا چاہیے. اور ایک دوسرے کو خامیوں کو جو ہے نا وہ نگیٹیو انداز میں نہیں بلکہ پازیٹیو انداز میں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ آپ میں یہ خامی ہے. اور جو بھی ہے پورے, اگر جب کوئی مسئلہ آتا ہے علاقے میں تو جتنے اقوام ہیں وہ مل کر کے اپنے علاقے کے لیے تقدو کرے, جدوجہد کرے, تاکہ جو بھی اگر کوئی ترقی آئے گورنمنٹ ذاتیات کو ایک طرف رکھے, ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھے, اور اجتماعی مفادات کا خیال رکھے. جی بالکل. اور جتنے بھی علاقے میں جتنے ذیلی خیلی سے خاص کر دور رہیں, اور مین جتنے ہمارے فیمیل, جتنے ہمارے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں اور جتنی بچیاں ہیں, ان کو اسکول کی طرف راغب کرنا چاہیے. تاکہ اگر ہمارا ایک کہتے ہیں کہ اگر ایک والدہ پڑھی لکھی ہو تو پورا معاشرہ پڑھ جاتا ہے. پڑھا لکھا نسل 7 نسلیں 7 نسلیں یا 10 نسلیں جتنی بھی ہیں وہ پڑھی لکھی وہ بن جاتی ہے. تو ہماری والدہ جو والدہ ہے, بیٹی ہے, اس کو پڑھائی ہونا ضروری ہے, اس کو اسکول جانا چاہیے. اور ہمارے انشاءاللہ ابھی ہمارے ارنائی جس موڑ پہ کڑا ایجوکیشن لیول پہ وہ کافی بہتر ہے. اور جو ہماری جو ریشو ہے, جو ہمارے اسکول میں جتنی تعداد ہے وہ کافی ڈسٹرکوں سے کافی بہتر ہے. تقریباً میرا جو اوورحال جو مجھے جہاں تک معلوم ہے, جتنی ہماری ایجوکیشن جتنے پورے بلوچستان ہے, ہمارا ڈسٹرکٹ 7ویں نمبر پہ ہے اس کا جہاں پہ تعلیمی ریشو. تو یہاں پہ سب سے پہلے جتنے قبائل ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچیوں کو خاص کر تعلیم دلوائیں, تاکہ ہمارے ابھی جس طرح ہمارے ڈسٹرکٹ میں لیڈی ڈاکٹروں کی کمی ہے, یہ جو بنیادی حق ہے ان کا, یہ ہمارے پاس اور نہیں ہے. لیڈی ڈاکٹرز بھی جس ڈسٹرکٹ سے بن جائے پھر وہ یہاں پہ آ کے ان کا خدمت کرے. وہ کوشش نہ کرے کہ اپنا ٹرانسفر فوراً جو ہے نا کوئٹہ اور پھر کوئٹہ سے کراچی کرے. بالکل, یہ بھی ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے. میرے 2 باتوں پہ اعتراض. ایک یہ ہوتا ہے جب ایف ایس سی میں کوئی اسٹوڈنٹ سیٹ لے لیتا ہے تو ایک بچہ جو اس کے 2nd نمبر پہ ہوتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے. یہ پھر ڈاکٹر بن جاتا ہے, کورس کر اگلے دن آپ دیکھ لیتے پی سی ایس کر کے اے سی بن جاتا ہے. یعنی ایک بندہ 2 سیٹ ضائع کر لیتا ہے. اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. اور ڈاکٹری کا سیٹ لے کے ڈاکٹر بن کے پھر آئس کریم کا دکان کھول لیتا ہے. یہ پھر ایک عجیب تماشا ہے. جی بالکل, اس طرح کے رول ہونے چاہیے, کوئی سسٹم ہونا چاہیے. اور ہمارے جو تعلیم کا جو معیار ہے وہ اس طرح بہتر ہوگا کہ جو ٹیچر ہوگا وہ ویل کوالیفائڈ ہوگا, تو اس کے اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا پڑھے لکھے اچھے, جو اس کا معیار ہے اسی مطابق. کیونکہ ابھی یہ ہم کہتے ہیں کبھی میں تو کہتا ہوں کہ کلچر ہونا چاہیے, کہ پشتو زبان میں ہونا چاہیے, اردو میں ہونا چاہیے. میں تو اس کے دونوں کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ بیسک سے انگلش میں ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی ورلڈ پورے انگلش پہ آ گئے, چاہے امریکہ ہو, چاہے چین ہو, چاہے کوریا ہو. ابھی انگلش والی بات ہے. چاہے
जितने हमारे कोर्सेज हैं, पश्तो या उर्दू का मुस्तकबिल तो कोई है ही नहीं आगे ना। हमारे फिज़िक्स में कोई, फिज़िक्स को अभी आप उर्दू में या कोई पश्तो में तो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जितने हमारे सब्जेक्ट तो सारे इंग्लिश से हैं। तो बुनियाद से इंग्लिश होना चाहिए, पहले दिन से इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश होना चाहिए, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों का जो उर्दू है और जो पश्तो है और जो अरबी है, इसमें सिर्फ 5-6 अल्फाज ऐसे हैं जिनका फ़र्क है। तो पश्तूनों को अपने बच्चों को पश्तो भी सिखाना चाहिए, मतलब एक किताब की को कम से कम रहमान बाबा का किताब पढ़ सके, नहीं तो फिर रहमान बाबा ख़त्म हो जाएगा, खुशहाल खान चला जाएगा हमारे हाथ से, गनी खान कोई नहीं पढ़ेगा। इसी तरह बलूची के बहुत कीमती शुआरा है, और वो लोग जो है ना, मैं ये बात मैं सर से पूछना चाहूँगा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है सर? सर, ये बिल्कुल मलिक साहब ने तो इंग्लिश की अपादियत पे बात की। अब इसमें मसला ये है कि हमारे यहाँ बच्चा जो है वो अपने मादरी ज़बान में एक कंसेप्ट को बहुत बेहतर समझता है बनिस्बत के वो इंग्लिश के वर्डिंग को बहुत लेकिन सर वो ये कह रहे कि अब हम बहुत पीछे रह गए हैं। अंग्रेज़ों के दादे परदादे ने ये काम कर दिया है, उन्होंने अपनी ज़बान को इतनी तरक्की दी कि अब हर चीज़ वहाँ पे है। ठीक है, हम साथ साथ में अपना भी ज़बान पढ़ ले, लेकिन फोकस हम इंग्लिश पे करें, टाइम ज़ाया ज़बानों पे ना करें हम खामखा। बिल्कुल, वो तो अभी इस तरह से है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमें जो है जो हमारी ये लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस या इलाकाई ज़ुबानें जिसे हम कहते हैं, वो उन्होंने बाकायदा एक कोर्स की शक्ल में मुतारिफ़ करवाए हैं। तो उनके बाकायदा टेक्स्ट बुक बने हुए हैं जो हम कच्ची से लेकर 5वीं तक बच्चों को देते हैं। फिर वो एक किताब की शक्ल में है। इसी तरह इंग्लिश भी हमारा एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक ज़बान है। इंग्लिश इल्म तो फिर जो वेस्ट है उन्होंने अपने इल्म को जो है उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। उनके बुक ज़्यादा है, उनके डॉक्टरी के बुक ज़्यादा है, उनके मतलब और जिसमें इल्म जो हम इल्म का सरमाया कहते हैं, हालांकि इल्म तो मतलब इराक से बगदाद से पहले जो है अरबी में हुआ करता था। ठीक है, तो उन्होंने अरबी से तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अब हम मजबूरन हमें अंग्रेज़ी इंग्लिश जो है वो पढ़ना पड़ेगा। और एक बात मैं और बता दूं, हमारे इन इलाकों में जब मैं जाता हूं तो मदारिस बहुत है, दीनी मदारिस। ये जो दीनी मदारिस का नाम दिया गया है ये भी एक साजिश है। ये दीनी मदारिस नहीं होना चाहिए, ये मदारिस होने चाहिए जिसमें हर लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, उसको साइंस भी पढ़ाया जाए, उसमें दीनी तालीम भी दिया जाए। ठीक है, ताकि उन बच्चों के दिमाग की तमाम खिड़कियां और रोशनदान खुली हो और वो अपने अच्छे बुरे का तमीज़ कर सके। ये एक बहुत लंबा ये सब्जेक्ट है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। सिर्फ आखिर में मलिक साहब, हमारी ये जो लोग हैं पठान लोग, ये माशाल्लाह सूफ़ी भी है, ये माशाल्लाह दीनी तालीम के भी शौकीन हैं, ये नमाज़ें भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, हज उम्रे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बेटियों को जायदाद में हक नहीं देते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो सबसे हमारी बड़ी कमज़ोरी है। और हमारे पटनों में तो एक दूसरी बात शायद आपको भी मालूम हो, हम लोग जब दुम्बा काटते हैं तो उसमें भी रान नहीं बल्कि उसकी पसलियों को वाला हिस्सा दे देते हैं, वो चांप वाला एरिया, कि भाई ये हमारे बेटी का ये हिस्सा है। तो हमारे एक कज़न है, वो कहता है कि हम जो है ना, हम इतने वो है कि अपनी बेटियों को ये हक नहीं देते। फिर जो बड़े बड़े दावे या किसी महफिल में बैठ जाते हैं, फिर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इस तरह हकूक़ देते हैं, हम इतने बहादुर हैं। मतलब बहादुर तो इस तरह होना चाहिए कि सबसे पहले अपने हकूक़ जो है, अपने जो बेटियों को, जो बहनों का, वो हिस्सा लाजमी देना चाहिए और हम पर फ़र्ज़ है। इस तरह भी नहीं है कि। और एक बंदे ने एक और अजीब बात कही, बोलता है वाह 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 वाह, ये हमारी कबाइली ख़वातीन बहनें और बेटियां ये कितनी बहादुर होती है, हमेशा ये अपने भाई को जो है ना अपना हिस्सा बख्श के दे देता है। कभी हमने ऐसा गैरतमंद भाई नहीं देखा जिसने बहन को अपना हक दे दिया कि लो जी बहन जी, आज के बाद मेरा जो हक है वो तुम्हारा है। तो हमारी बहनें वाकई बहुत बहादुर है। और इस हर बात पे जो हम इस्लाम को बीच में ले आता है, ठीक है, तो इस बात में भी हमें इस्लाम पे अमल करना चाहिए। और आखिर में हम ये गम की बातें छोड़ देंगे। वो जो सजी बना रहे वो फलक शेर मरी, तो हम दस्तरखान मेरा ख्याल में अब उधर जाना चाहिए। ये जो कड़वी और तल्ख बातें इनको यहाँ पे देंड कर लेंगे। क्या ख्याल है मलिक? बिल्कुल सही है। माँ हम संग जो है जू डोडी खुरो चले।
جی ناظرین، اس وقت ہم ہرنائی میں ہیں اور ہرنائی میں ہم اختری وام تنگی میں ہیں، اور اس وام تنگی میں ایک بہت تاریخی جگہ ہے جو ایک ریسٹ ہاؤس ہے، اور اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو فیلڈ مارشل صدر ایوب خان تھے، یہ اس کے زمانے میں بنی ہے، اور اس کے بنانے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہرنائی میں ایک قوم آباد ہے جس کا نام ہے ترین، اور ایوب خان صاحب خود بھی ترین قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا پشین میں جو ہے بٹیزی ہے وہ، اور بٹیزی کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے اس وقت دعوت دیا ہوگا تو وہ آئے تھے، اور پھر انہوں نے یہ ریسٹ ہاؤس اپنے لیے بنایا۔ اور سردیوں میں ہرنائی کا بہت اعلیٰ موسم ہوتا ہے، گرمیوں میں البتہ یہ گرمی ہے، اور اس کا ملک صاحب نے آپ لوگوں کو ایک خصوصیت بتایا کہ ہرنائی جو ہے نا، ایک طرف اگر آپ تھوڑا سا اس طرف جائیں گے تو زیارت ہے، نہایت ٹھنڈا، اور دوسری جگہ اگر آپ سبی کی طرف جائیں تو نہایت گرم۔ یہ ہرنائی کی ایک خصوصیت ہے، اور ان خصوصیات میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو سجی ہے یہ اگر ٹھنڈی ہو جائے تو ملک صاحب پھر کیا بنتا ہے یہ؟ نہیں، ٹھنڈی تو نہیں ہونی چاہیے، بس اسے گرم گرم کرنا چاہیے، اور سارے انتظار کر رہے ہیں کہ کھانا سٹارٹ کر لے۔ وہ بارش بھی آنے والی ہے، موسم آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم بالکل جو ہے نا بارش ہونے کے قریب ہے، پیچھے سے گرج کی آواز آ رہی ہے، انشاءاللہ ان قریب 5-10 منٹ میں بارش بھی شروع ہو جائے گی۔ اور ہمارے جو ماہر خوراکیات ہے اس وقت جہانگیر کھاکڑ صاحب، اس نے تو وہاں پہ کھڑے کھڑے یہ پیش گوئی کی تھی کہ میں 2 سجی کھاؤں گا، تو آپ سجی پہ رحم کیجئے کیونکہ یہاں پہ مہمان اور بھی بہت زیادہ ہے۔ کتنے سجی سے آپ کی گزارا ہو جائے گا؟ امان اللہ جان، ہمارا پشتو میں ایک مثال وہی پڈیرو کی خورا پلوجو کی ویشا، جب بندے زیادہ ہو تو خود جو ہے کہ کایا کرو، اگر تھوڑا ہے تو پھر تقسیم کرو۔ میرے حساب سے سجی اگر اس کو میں دے دوں گا تو وہ جو سامنے پڑا ہوا ہے سالن ہے وہ لوگ وہ نہیں کھائیں گے۔ بس یہ کلیم صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اس نے ڈبل ٹربو لگایا ہوا ہے، لیکن بولتا ہے کہ جو مہمان نواز لوگ ہیں وہ اپنے منہ کا نوالا نہیں کھاتا ہے، وہ دوسرے کو دے دیتا ہے، جس طرح ماہم ہے نا، ماہم ابھی اس وقت آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں تو یہ آپ اس کو بھی دیں گے نا؟ جی ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس طرح کرتے ہیں، ملک صاحب آپ کی اجازت سے کھانا شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ بارش ہو، ٹھیک ہے، یہ سجی کا مزہ چلا جائے تو میرا خیال میں کہ ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ماہر خوراکیات ذرا آپ خود بھی کھائیں اور جناب کلیم اللہ چکزئی کو بھی کچھ کھلائیں تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ دوسرا ٹکڑا اس کو دے دے بھائی، وہ بھی آپ کے ساتھ کوئٹہ میں آئے ہیں، مہمان ہے وہ۔ اصل بات یہ ہے میں ذرا اس کا ذائقہ چیک کر رہا ہوں، اگر صحیح تھا پھر میں اس کو کہہ دوں گا کہ آپ بھی کھا لیں، اگر صحیح نہیں تھا پھر میں اس کے پر رام کروں ابھی گا۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ مطلب تو دو امان اللہ صاحب، صحیح ہے، زبردست، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ چلے جی، آپ مہمانوں کو بھی دیجئے اور پھر ہم بھی شروع کریں گے۔ ماں ہم اجازت ہے بیٹا؟ جی ٹھیک ہے، چلو پھر کھاتے ہیں۔ او بالو بتیاں وے ماہی ساکوں، او مارو سنگلانا، اونی پتھل بناویں 16 برساں عملانا۔ او میں تھے ڈول ملتانے، او دے بُتے وچھی میری جانے، او میرے آوے مایا، میرے آوے مایا وے قد سجن دا چھوٹا ہے، کھالیاں زلفاں وچ رنگ چنے دا وے کوٹھا ہے، بالو بتی آوے ماہی ساکو مارو سنگلا نال، پتھل بناویں 16 برساں عملانا، پتھل بناویں 16 برساں عملانا، بالو بتی آوے ماہی ساکو مارو سنگلا نال، پتھل بناویں
माया कोई चलदा वे ठोठा ए कालियां जुल्फां विच रंग चलदा वे कोठा ए बालो बत्तिया वे माई सकू मारो संगलाना पित्तल बाड़ा में 16 बरसा यमलाना पित्तल बाड़ा में 16 बरसा यमलाना ते डोल मुल्ताने मैं ते डोल मुल्ताने उधे बुत्ते विच औधे बुत्ते विच मेरी जाने मेरी आवे माया कद सज्जण दा छोटा ए कालिया जुल्फां विच रंग चलदा वे कोठा ए बालो बत्ती अवे माही सकू मारो संगलाना पित्तल बाड़ा में 16 बरसा यमलाना पित्तल बाड़ा में 16 बरसा साची चिंदुक पाची मेरी आवे माया सद सज्जण दा छोटा ए कालियां जुल्फां विच रंग चलदा वे कोठा